हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल प्राइम साइंस में। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे वर्कशीट 33 की। ये वर्कशीट क्लास 10th के चैप्टर 3 धातु व अधातु से रिलेटेड है। आज का हमारा डिस्कशन का मेन टॉपिक है धातुओं के रासायनिक गुण। स्टूडेंट्स, यदि आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल प्राइम साइंस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में धातुओं के रासायनिक गुणों के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था कि जब धातुएं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती हैं तो धातु ऑक्साइड बनाती हैं, और जब धातुएं जल के साथ रिएक्ट करती हैं तो धातु हाइड्रोक्साइड और धातु ऑक्साइड बनाती हैं, और साथ में हाइड्रोजन भी बनती है। आज हम थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे धातुओं की, कि जब धातु अम्ल के साथ रिएक्शन करती है तो इस अभिक्रिया में लवण व हाइड्रोजन गैस बनती है। आप एग्जाम्पल के लिए यहाँ देख सकते हैं, जैसे सोडियम जब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ एक लवण सोडियम सल्फेट और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती है। वैसे ही जब एक मैग्नीशियम धातु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रिएक्ट करती है तो इस अभिक्रिया में भी मैग्नीशियम सल्फेट लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। यहाँ एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं कि जब धातु अम्ल के साथ रिएक्ट कर रही है तो क्या बनता है। जैसे सोडियम धातु जब HCl अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ रिएक्ट करती है, इस अभिक्रिया में भी सोडियम क्लोराइड सॉल्ट बनता है, लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है। अगला एग्जाम्पल है, जब जिंक धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ रिएक्ट करती है तो यहाँ जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनती है। स्टूडेंट्स, अभी तक हमने जब धातु अम्ल के साथ रिएक्शन करती है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनती है, लेकिन जब कॉपर धातु HCl के साथ रिएक्ट करती है या किसी अन्य अम्ल के साथ रिएक्ट करती है तो वहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होती है, कोई सॉल्ट नहीं बनता, कोई हाइड्रोजन गैस नहीं बनती है। देखिए, जैसे कॉपर जब HCl के साथ रिएक्ट करता है तो कोई रिएक्शन नहीं होती। क्यों? क्योंकि अभी जब हम आगे पढ़ेंगे सक्रियता श्रेणी में कॉपर हाइड्रोजन से नीचे होता है, मतलब हाइड्रोजन से कॉपर कम सक्रिय है, इसलिए वह अपने से ताकतवर एलिमेंट को वहाँ से विस्थापित नहीं कर पाता है। यहाँ पर भी कॉपर हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाता है, हाइड्रोजन को सल्फेट के साथ से नहीं हटा पाता है, इसलिए कोई रिएक्शन नहीं होती है। बच्चों, जब कोई धातु नाइट्रिक अम्ल के साथ रिएक्शन करती है तो वह हाइड्रोजन गैस नहीं उत्सर्जित कर पाती है, क्योंकि जब HNO3 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, प्रबल ऑक्सीकारक है। जैसे ही इस रिएक्शन में जब कोई धातु नाइट्रिक अम्ल के साथ रिएक्ट करती है तो हाइड्रोजन गैस जैसी प्रोड्यूस होती है, उसको ऑक्सीजन देकर उसे जल में कन्वर्ट कर देता है, और नाइट्रोजन खुद N2O, NO या NO2 किसी भी एक ऑक्साइड में अपचयित हो जाता है। अब स्टूडेंट्स, केवल ऐसी दो धातुएं हैं जो HNO3 के साथ भी रिएक्शन करने पर हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। वे दो धातु हैं मैग्नीशियम और मैग्नीज। ये भी जब नाइट्रिक अम्ल बहुत तनु होता है, बहुत ज़्यादा डाइल्यूट होता है, तभी उसके साथ हाइड्रोजन गैस बना पाती हैं। ये क्वेश्चन CBSE में भी आता है कि ऐसी कौन सी दो धातुएं हैं जो HNO3 के साथ रिएक्ट करने पर H2 गैस बनाती हैं, तो वे धातु मैग्नीशियम और मैग्नीज हैं। स्टूडेंट्स, अब पढ़ते हैं चौथी केमिकल प्रॉपर्टी, कि जब कोई धातु अन्य धातु के विलयन के साथ रिएक्ट करती है तो रिएक्शन में
क्या प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं। जब कोई धातु, सपोज कोई धातु A धातु B के विलयन के साथ रिएक्ट करती है, तो ये धातु A इस धातु B को उसके विलयन से विस्थापित कर देती है, बाहर निकाल देती है और खुद उसके जो भी उसका अन्य घटक है उसके साथ मिलकर नया विलयन बनाती है। मतलब धातु A का विलयन बन जाता है और B धातु को बाहर निकाल देती है। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पर एक धातु है Fe, फेरस। जब फेरस कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करती है CuSO4 के साथ, तो यह आयरन कॉपर को इसके विलयन से बाहर निकाल देता। आप यहाँ पर देखेंगे कॉपर बाहर निकल गया और फेरस ने SO4 के साथ मिलकर फेरस सल्फेट सॉल्ट बना दिया। मतलब जो धातु है वह अन्य कम रिएक्टिव धातु को उसके विलयन से विस्थापित करती है और खुद उसके साथ विलयन बना देती है। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, जब कॉपर AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करता है तो कॉपर यहाँ से Ag को, सिल्वर को बाहर निकालता है और खुद नाइट्रेट के साथ मिलकर नए विलयन का निर्माण करता है। आप यहाँ पर देखेंगे जो ये ब्लू टेस्ट ट्यूब आपको दिख रही है, इसमें जो ब्लू कलर है वह कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। जब इसमें एक आयरन की कील लटकाई जाती है तो यह आयरन जो कॉपर सल्फेट में जो सल्फेट पार्ट है उसके साथ अटैच हो जाता है और फेरस सल्फेट सॉल्यूशन बना देता है। और कॉपर जो है इस सॉल्यूशन में वह इस कील के ऊपर, आप इसमें देखिए इस टेस्ट ट्यूब में जो कॉपर है वह रेड कलर की फॉर्म में इस कील के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है। मतलब वह इस सॉल्यूशन से बाहर हो जाता है। जो हमने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ी थी विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ही एग्जाम्पल हम पढ़ रहे हैं। स्टूडेंट्स, इसमें यदि यहाँ पर कॉपर होता और FeSO4 के साथ रिएक्शन करता तो कोई रिएक्शन नहीं होती, क्योंकि कॉपर फेरस से कम रिएक्टिव है, कम सक्रिय है। आइए एक बार इसको समझते हैं। स्टूडेंट्स, सभी धातुएं समान रूप से सक्रिय नहीं होती हैं। किसी की केमिकल रिएक्टिविटी अधिक होती है, किसी की केमिकल रिएक्टिविटी कम होती है। सभी धातुएं अपनी रिएक्टिविटी के अनुसार ही रिएक्शन करती हैं। अब हम पढ़ते हैं सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी एक ऐसी श्रेणी है जिसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर अवरोही क्रम में, घटते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है। जो आप ये श्रेणी, ये सूची धातुओं की देख रहे हैं, इसमें सबसे ऊपर अधिक अभिक्रियाशील धातु, बीच में मध्यम अभिक्रियाशील धातु और सबसे नीचे कम अभिक्रियाशील धातुओं को रखा गया है। जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम ये अधिक सक्रिय धातु हैं, जबकि जिंक, फेरस, लेड आदि ये मध्यम सक्रिय धातु हैं और कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड ये सबसे कम सक्रिय धातु हैं। इस सूची में जो ऊपर वाली धातु है वह अपने से नीचे वाली किसी भी धातु को, जैसे सोडियम, कैल्शियम को, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, मतलब अपने से नीचे सारी धातुओं को विस्थापित कर सकता है। लेकिन नीचे से कोई धातु अपने से ऊपर वाली धातु को विस्थापित नहीं कर सकती है। अभी हमने पीछे पढ़ा हाइड्रोजन, जब कॉपर HCl के साथ रिएक्ट करता है तो कोई रिएक्शन नहीं होती। क्यों? क्योंकि कॉपर हाइड्रोजन से सक्रियता श्रेणी में कम है, मतलब उससे कम ताकतवर है और कॉपर हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाता है, इसीलिए कोई रिएक्शन नहीं होती। बच्चों, पोटेशियम से लेड तक सारी धातुएं अम्लों के साथ रिएक्शन करती हैं, लेकिन यहाँ से नीचे की, हाइड्रोजन से नीचे की कोई भी धातु सामान्य रूप से अम्ल के साथ रिएक्शन नहीं करती है। सिल्वर और गोल्ड ये जनरली किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, इसीलिए
सिल्वर और गोल्ड की कोई भी ऑक्साइड नहीं बनाते हैं। स्टूडेंट्स, हम जब भी किसी विस्थापन अभिक्रिया की बात करते हैं तो हमें सक्रियता श्रेणी ज़रूर पता होनी चाहिए। हम तभी बता सकते हैं कि कौन सी धातु को विस्थापित करके रिएक्शन कर सकता है। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक से अब लास्ट में कुछ क्वेश्चंस हैं, आइए इनको सॉल्व करते हैं और देखते हैं हमने इस वीडियो में कितना सीखा है। क्वेश्चन फर्स्ट है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को अभिक्रियाशील धातु में मिलाने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो हम जानते हैं इसमें हाइड्रोजन गैस निकलती है। और जस्ते की तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ होने वाली रिएक्शन को लिखें। जस्ता जिंक को कहते हैं। तो जिंक जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ रिएक्शन करता है तो ZnCl2 जिंक क्लोराइड लवण बनाता है और साथ में हाइड्रोजन गैस भी उत्सर्जित होती है। ये आपका क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है, क्या होता है जब कॉपर सिल्वर नाइट्रेट घोल के साथ अभिक्रिया करता है? जब कॉपर सिल्वर नाइट्रेट घोल के साथ रिएक्ट करता है तो यह सिल्वर को विस्थापित करके कॉपर नाइट्रेट घोल बनाता है और सिल्वर को बाहर निकाल देता है, विस्थापित कर देता है। थर्ड क्वेश्चन है, कॉपर सल्फेट का विलयन लोहे के बर्तन में रखा गया था। कॉपर सल्फेट का लोहे के बर्तन में। अब आप यहाँ से समझ जाइए कि जब लोहा कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा तो वहाँ से लोहा कॉपर को विस्थापित कर देगा और निकल के सल्फेट के सॉल्यूशन में चला जाएगा। कुछ दिनों बाद लोहे के बर्तन में बहुत से छेद हो गए। जो अभिक्रिया हुई उसका समीकरण लिखिए। तो लोहे को हम फेरस और कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करेगा तो फेरस सल्फेट बनाएगा, प्लस में कॉपर को विस्थापित करके बाहर निकाल देगा। स्टूडेंट्स, अब हम फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। यह एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। हमें सारणी को देखें और धातु ABCD के संबंध में निम्न प्रश्नों के उत्तर दें। फोर्थ का फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? तो स्टूडेंट्स, आप एक बार इस टेबल को देखें। धातु A आयरन को विस्थापित नहीं कर पा रही है, मतलब कोई रिएक्शन नहीं हो रही है, कॉपर को विस्थापित कर देती है। लेकिन धातु B आयरन को भी विस्थापित कर देती है। तो इसमें सबसे अधिक सक्रिय धातु जिंक है, उसके बाद आयरन है। तो जो धातु आयरन को विस्थापित कर पा रही है वह सबसे अधिक सक्रिय धातु है। तो फोर्थ का आंसर होगा B। जो भी धातु B है वह इनमें सबसे सक्रिय है। अब है नेक्स्ट, धातु B को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाए तो क्या होगा? अभी हमने पीछे ही पढ़ा था कि जब भी कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में किसी धातु को डाला जाएगा तो वह कॉपर को वहाँ से विस्थापित करेगी। तो क्या होगा? ब्लू कलर जो है सॉल्यूशन का, क्योंकि कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है, विलयन है, उसका कलर ब्लू होता है, वह डिसअपियर हो जाएगा, ब्लू कलर हट जाएगा। और रेडिश कॉपर जो है, कॉपर उस मेटल B पर डिपॉजिट हो जाएगा, जम जाएगा। जैसे आपने देखा पीछे आयरन की कील पर कॉपर जम गया था। थर्ड क्वेश्चन है, धातु A, B, C और D को अभिक्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में लिखें। आइए देखते हैं। सबसे पहले धातु B, क्योंकि वह आयरन को विस्थापित कर पा रही है तो सबसे अधिक सक्रिय धातु होगी B। उसके बाद जो धातु A है वह कॉपर को विस्थापित करती है तो उससे कम सक्रिय धातु होगी A। उसके बाद जो C धातु है वह आयरन, कॉपर और जिंक को विस्थापित नहीं कर पाती है, लेकिन सिल्वर नाइट्रेट जो कि एक खुद भी सिल्वर एक कम सक्रिय धातु है को विस्थापित कर रही है, तो A से कम C होगी। और लास्ट में D जो किसी भी धातु को विस्थापित नहीं कर पा रही है। तो सही क्रम होगा B, A, C और लास्ट में D। स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर इन चारों क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिया है और यह था हमारा आज का टॉपिक, धातुओं के रासायनिक गुण। स्टूडेंट्स, यदि
इस वीडियो से आपको यह वर्कशीट समझ में आई है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे इस यूट्यूब चैनल प्राइम साइंस को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।